क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा मैराथन क्लास शुरू कर दी गई है जीव विज्ञान बायोलॉजी की। सब एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं बीपीएससी में। दोनों जो क्वेश्चन होगा वो बोथ मीडियम का रहेगा और परीक्षा में आने वाले बिल्कुल संभावित क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, और बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बीपीएससी में पूछे जाते हैं। साइंस में 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी के कम से कम 18 कभी 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं। तो इसलिए हमें इनके क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसी तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस जो है सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स याद रखिएगा, आजकल एक बहुत टेक्निक शुरू हो चुकी है। आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के जो खेती की जाती है, पौधों को की जो है ग्रोथ की जाती है या उनको पैदावार, सब्जियों की पैदावार होने लगी है आजकल। तो बिना मिट्टी के बिना पौधों की जो वृद्धि की जाती है वो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है। ठीक है, और इस तकनीक के द्वारा पानी में ही सारे जो है न्यूट्रिशन डाल दिए जाते हैं और पौधों के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइप के माध्यम से खेती की जाती है, जैसे आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो खेती है ये बहुत तेज़ी से आजकल जो है प्रचलन में लाई गई है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है। तो मिट्टी के बिना पौधों की जो वृद्धि की जाती है इसी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर के द्वारा हम श्वसन मापन का जो है करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तो रात्रि में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसलिए लोगों को जो है सलाह दी जाती है कि वो पेड़ के नीचे ना सोएं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं। अगर भूमि में बहुत गहराई में अगर बीज को बो दिया जाएगा तो उनमें अंकुरित जो है उसमें नहीं होता है। क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उन्हें वायु नहीं मिल पाती है। तो अगर मान लो मिट्टी है और मिट्टी के बहुत नीचे बीज रहेगा तो ऊपर की जो वायु होती है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगी और अंकुरण नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन बीपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं और सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है। जो सेल होता है तो सेल के अंदर श्वसन का केंद्र किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो कोशिका से जुड़े हुए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बीपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो याद रखिएगा ये पादप हार्मोन होता है जिबरेलिन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये किससे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये कवक से निकाले जाते हैं, फंगिस से निकाले जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। जो पादप वृद्धि होती है तो उसके मापन के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो वो है जेसी बोस। जेसी बोस ने इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जो ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा तो ना समाप्त होती है और ना ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तो ऊर्जा ह्रास की जो दर होती है उसको मापा किससे जाता है, एक्सेनोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि होती है। तो पौधों में वृद्धि याद रखिएगा जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, केवल निश्चित अवधि के लिए नहीं या फिर रुक रुक कर जीवन भर ऐसे नहीं, जीवन पर्यंत जो है
पौधों की वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते एग्जाम में, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो है क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवन प्रयत्न जो है हमेशा पौधों में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम आवश्यक है, नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन सोडियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो इसे हम केशिका क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? जो पौधे होते हैं उनमें जो रोग होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है फफूंदी, जिसे हम जो है फंगस कहते हैं। तो फफूंदी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है, याद रखिएगा, पौधों के रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये मान लीजिए ये पौधा है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। पौधे क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, तो पौधों में याद रखिएगा जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? तो ये आहार वाहन के लिए होता है। तो ये आहार जो बीज उसमें बनते हैं, क्या कहते हैं, जड़ों में और पत्तियों में, तो उसको अलग अलग तनों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम नामक ऊतक या टिश्यू करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों में जो है आहार को पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार किसके लिए होते हैं? तो मान लीजिए पेड़ है और पेड़ में जड़ों से ही पानी ऊपर की ओर जाता है। तो जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पानी की कमी हो जाती है ऊपर, तो नीचे से पानी ऊपर की ओर जो चढ़ने लगता है, तो किस ऊतक के द्वारा चढ़ता है? तो जाइलम ऊतक है। और याद रखिएगा ये जो है किसके लिए है? जल परिवहन। तो जाइलम और जल परिवहन करता है। तो पौधों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जल जाता है तो वो जाइलम नामक टिश्यू या ऊतक उसको पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है किसका करता है? आहार का करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जाइलम और फ्लोएम है क्या? तो ये दोनों टिश्यू हैं या ऊतक हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आप ये जो है मैप देख सकते हैं, जो वृक्ष होते हैं, अगर पेड़ को काटा जाए तो उसमें देखो, आप इस मैप के देख सकते हैं कई छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम वार्षिक वलय कहते हैं। वलयों की गिनती करके जितने इसमें, आप मैप पे देखिए, जितने इसमें वलय बने हुए हैं, जितने वलय बनेंगे उतना समझ लीजिए कि पेड़ों का आयु सबसे पुराना है। अगर कम गोले बने हैं, कम उसमें निशान हैं गोलों के, तो इसका मतलब आयु जो पेड़ है वो कम एज का है, और अगर ज़्यादा बने हैं तो वो ज़्यादा एज का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, सब एनसीईआरटी में इसको क्वेश्चन दिए गए भी हैं। नेक्स्ट है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह है आनुवंशिकी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशानुगति, जो वंशागति होती है उसकी इकाई क्या होती है? जीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है आनुवंशिकता के नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इसलिए इनको याद रखिएगा, ये इसीलिए इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जीन्स बने होते हैं किसके? तो जो जीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डीएनए। ये डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना भारत के जो है वैज्ञानिक थे, और इनको किस लिए जाना जाता है? तो इनको हम जीन संश्लेषण के लिए जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था?
ठीक है, तो ये खुराना जी ने ही किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल जो है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका जो भित्ति होता है, ये केवल जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा लवक और जो है आपका रिक्तिकाएं, तो ये तीनों चीज कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये अल्टमैन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो माइटोकांड्रिया होता है उसे सेल का जो सेल होता है उसको जो है पावर हाउस कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह, अभी मैंने आपसे बताया पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ठीक है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? अगर कोशिका में राइबोसोम ना रहे, राइबोसोम ना पाया जाए कोशिका में, तो क्या नहीं होगा? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? अभी मैंने ऊपर बताया राइबोसोम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल किसको कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है बी, राइबोसोम। तो शब्द को थोड़ा बदल करके आपसे भी एग्जाम में वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो पत्तियां जो हरी होती हैं वो कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको हम हरित लवक भी कहते हैं, और इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है कौन? तो कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? वो जल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह है आपका याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, तो इसे हरित लवक कहते हैं, और ये जो है कोशिका का रसोई घर कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जो पारिस्थितिकी होती है जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, तो किसके बीच संबंध होता है? जीव और वातावरण के बीच। जो जीव होते हैं उनका वातावरण से जो संबंध होता है इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो है पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इसके शब्द का सबसे पहले बात किसने इसको प्रतिपादित किया था? टेंसले ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये अलग अलग एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन होते हैं? तो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें दो घटक पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, और वो होता है पहले उत्पादक में,
फिर उपभोक्ता में और फिर अपघटक में होता है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वो पौधे होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, और अपघटक जो चींटियाँ होती हैं, जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे बकरी हो गई, वो घास को खाती है, और शेर बकरी को खाता है, तो ये दोनों उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता पर्यावरण में उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन भी मैंने डाला है कुछ, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बनती है किससे? तो फूड चेन किससे बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये भी आप मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो फूड चेन बनता है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से। सबसे पहले जो उत्पादक हरी घास होती है, आप ये मैप में देख सकते हैं, उसको उपभोक्ता खाते हैं, जैसे बकरी या खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खाता है? तो शेर खाता है। और जब शेर मर जाता है तो उसको अपघटक करके पुनः मिट्टी मिलाने का काम कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे में जाता रहता है, इसी को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में जो है प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो ये शाकाहारियों को कहा जाता है, और शाकाहारी ये भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और मांसाहारी शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो घास जो खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और शाकाहारियों को जो खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो उत्पादक हरी घास को कहते हैं, पेड़ पौधों को कहते हैं, और उत्पादकों का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। तो पौधे यही काम करते हैं, सौर ऊर्जा से जो है क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को हम रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आप इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पर्यावरण को जोड़ के पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आजकल पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोई भी इकोसिस्टम हो, उसमें पूरे इकोसिस्टम को चलाता कौन है? सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी? तो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो ये होती है प्राथमिक उत्पादकों की। तो जैसे मान लो एक जंगल है, तो जंगल में सबसे अधिक घास होती है और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या होता है? तो आप ये देख सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है सागर और महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? तो होते हैं एक जलीय, जो जलीय पौधे होते हैं, इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, जो जल में पौधे उगते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 थे। ये मैराथन 3 क्लास थी। इसी तरह क्लास को लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।